गुड मॉर्निंग बच्चों, हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस तरह हुई। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एस्टेट्स जनरल क्या थी। तो एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसका महत्वपूर्ण कार्य था नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन करना। प्राचीन फ्रांस के प्राचीन राजतंत्र में क्या होता था कि जब भी कोई नया कर लगाया जाता था तो सम्राट एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाता था। उसी बैठक में नए करों के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता था। एस्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक हुई थी 1614 को। उसके बाद 1789 तक कोई बैठक नहीं होती है। जब सम्राट लुई 16वां शासक बनता है फ्रांस का, तो नए कर उन्हें लगाने होते हैं। तब वह 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाता है। और इस बैठक का आयोजन कहाँ होता है? वर्साय के आलीशान भवन में किया जाता है। इस बैठक में तीनों एस्टेट्स के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिसमें प्रथम व द्वितीय एस्टेट्स के 300 प्रतिनिधि होते हैं जो आमने सामने बैठते हैं। तीसरे एस्टेट्स के 600 प्रतिनिधि इनके पीछे खड़े होते हैं। 300 इनके पीछे होंगे, टोटल होंगे 600 प्रतिनिधि। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों में शिक्षित और समृद्ध लोग ही थे। महिलाओं को, कारीगरों को, मजदूरों को सभा में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसलिए इस बैठक में मजदूरों के द्वारा, कारीगरों, औरतों के द्वारा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपनी मांगे लिख करके तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों को दी, जो लेकर के इसे सभा भवन में उपस्थित हुए। अब देखते हैं हम क्या होता है कि 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती है नए करों के अनुमोदन के लिए। अब एस्टेट्स जनरल का नियम क्या था कि नियमानुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था कि प्रत्येक वर्ग है वो नए करों के अनुमोदन के लिए एक मत देगा। अब तीसरे एस्टेट्स ने अपनी मांग रखी कि एस्टेट्स जनरल में पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। और ये लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुकूल था। और इसको फिर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। इसके बाद देखते हैं क्या होता है कि इस मांग को, लोकतांत्रिक सिद्धांत की इस मांग को सम्राट के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, क्योंकि सम्राट लुई 16वां दृढ़ प्रतिज्ञ था कि पहले की तरह प्रत्येक वर्ग है वो एक मत देगा। इसी बात पर दृढ़ प्रतिज्ञ था। तीसरे एस्टेट्स ने इसको अस्वीकार कर दिया कि हम पूरी सभा द्वारा मतदान करवाएंगे, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। तीसरे एस्टेट की इस मांग को सम्राट द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। और अस्वीकृत करने पर तृतीय एस्टेट के द्वारा सभा का विरोध किया जाता है। सभा भवन से बाहर आ जाते हैं। और फिर तीसरे एस्टेट्स के लोग क्या करते हैं? 20 जून को इकट्ठे होते हैं। कहाँ पर? इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं सभी, और वहां पर अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। और 20 जून को शपथ लेते हैं, जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। अब शपथ क्या लेते हैं कि जब तक फ्रांस के सम्राट की निरंकुश शक्तियों पर अंकुश रखने वाला संविधान तैयार नहीं होगा, तब तक हम असेंबली को भंग नहीं करेंगे। तो 20 जून को टेनिस कोर्ट की शपथ ली जाती है तृतीय एस्टेट के सदस्यों के द्वारा। अब इस क्रांति का नेतृत्व किया जाता है मिराबियो व आबेसिये के द्वारा। एक मजेदार बात है कि आबेसिये और मिराबियो दोनों प्रथम व द्वितीय एस्टेट से संबंध रखने वाले थे, जबकि इन्होंने साथ दिया तृतीय एस्टेट्स के लोगों का। तो मिराबियो कौन था?
ये कुलीन परिवार से था और ये सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करना चाहते थे। आप देखिए ये पादरी थे, इन्होंने भी तीसरा एस्टेट्स क्या है इस नाम से एक पत्रिका को प्रकाशित किया। इस तरह से इनके द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। उधर फ्रांस में नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्यक्रम चल रहा होता है और फ्रांस में माहौल है वो बहुत ही आतंकित हो जाता है। ठंड के मारे फसलें खराब हो जाती हैं, बेकरी मालिक है वो जमाखोरी में जुट जाते हैं और पाव रोटी की कीमतें आसमान छूने लगती है क्योंकि ठंड के मारे फसल बर्बाद हो गई, जिससे पाव रोटी की समस्या पैदा हो गई। अब बेकरी की दुकानों पर गुस्साई औरतों ने जब उनको बेकरी मालिकों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है, पाव रोटी की समस्या उनके सामने पैदा हो जाती है, तो गुस्साई औरतें क्या करती है, बेकरी की दुकानों पर धावा बोल देती है। उधर सम्राट क्या करता है, सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे देता है। इस तरह से 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोला जाता है, बास्तिल को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है और जब लुई 16वें को ये लगता है कि अब नेशनल असेंबली को भंग नहीं किया जा सकता है, तब लुई 16वें के द्वारा नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी जाती है और नेशनल असेंबली ने अनेक बदलाव किए और संविधान का प्रारूप तैयार किया। अब नेशनल असेंबली द्वारा किए गए बदलाव हम देखते हैं कि 4 अगस्त 1789 को एक आदेश पारित किया जिसमें सामंती व्यवस्था का उन्मूलन की बात कही गई, तो यह आदेश निकाला गया। दूसरा, पादरी वर्ग को जो विशेषाधिकार दिए गए थे उन विशेषाधिकारों का अंत किया गया। तीसरा, धार्मिक कर है जैसे टाई जैसे धार्मिक कर लगाए गए थे चर्च के द्वारा, उनको समाप्त किया गया और जो पादरी वर्ग है उसके विशेषाधिकार भी छीन लिए गए थे और चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि थी उस भूमि को भी जब्त कर लिया गया। तो इस तरह नेशनल असेंबली द्वारा विभिन्न प्रकार के बदलाव है वो किए गए। तो 4 अगस्त 1789 को एक आदेश निकाला, उसके तहत नेशनल असेंबली द्वारा जो बदलाव किए गए उनमें 4 महत्वपूर्ण बदलाव। पहला, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन किया गया। दूसरा, पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों का उन्मूलन किया गया। तीसरा, धार्मिक करों को समाप्त किया गया। चौथा, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को जब्त किया गया। इस तरह से 1791 को फ्रांस के संविधान का प्रारूप है वो बनकर तैयार होता है। धन्यवाद।